हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू सीरीज़ हमारी उसी का कंटिन्यूएशन होगी। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे एमसीक्यू सीरीज़ के अंदर, तो 2 ही क्वेश्चन डिस्कस हो पाए। ठीक है, तो उसी क्लास को हम कंटिन्यूएशन करते हैं, आगे के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। कि जननी सुरक्षा योजना है वो कौन से ईयर के अंदर लॉन्च की गई। ये क्वेश्चन आपका जो आया है वो आया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहाँ से क्वेश्चन आया है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की नर्सिंग से ही हमारा क्वेश्चन आया। तो जननी सुरक्षा योजना है, तो जननी सुरक्षा योजना की अगर स्टूडेंट्स आप बात करोगे कि जननी सुरक्षा योजना, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नॉर्मली ये किसके रिलेटेड होगी? प्रेग्नेंट लेडीज के, प्रेग्नेंट मदर, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और उनकी सुरक्षा के लिए उनको बेनिफिट्स देंगे। प्रोवाइड द बेनिफिट्स टू द प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द प्रेग्नेंट मदर। प्रेग्नेंट मदर को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए यह योजना शुरू की गई थी, ताकि प्रेग्नेंट मदर के, एक प्रेग्नेंट लेडीज़ के स्टेटस, हेल्थ स्टेटस को क्या किया जा सके? इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, और ये जो योजना है जननी सुरक्षा, जो योजना है जननी सुरक्षा योजना, ये योजना एनआरएचएम प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एनआरएचएम एनआरएचएम प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो एनआरएचएम प्रोग्राम था। एनआरएचएम का पूरा नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। वहाँ से ये प्रोग्राम, उस योजना एनआरएचएम के अंडर इस जननी सुरक्षा योजना को क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि एनआरएचएम है वो कब लॉन्च हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए है कि एनआरएचएम प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, दूसरा हम आगे का इसका डिस्कस करते हैं कि इस योजना को जो लॉन्च किया गया था, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया। जो इंडियन गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और कब लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया गया था 12 अप्रैल 12 अप्रैल 2005 में। 12 अप्रैल 2005 में क्या किया गया था? इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 2005। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स? 2005 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो चुका है आंसर? जो कि राइट आंसर है वो है 2005। ठीक है, तो ये हमारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 2005। ठीक है, 2005 के अंदर जननी सुरक्षा योजना है वो लॉन्च की गई। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि एनआरएचएम प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था। ठीक है, हम बात करते हैं इसी योजना की। ठीक है, इस योजना का मेन मोटिव क्या था? मेन गोल इस योजना को, जो जननी सुरक्षा योजना है उसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल था टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी, मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। दूसरा इसका मेन गोल था रिड्यूस द नियोनेटल डेथ, डिक्रीज और रिड्यूस नियोनेटल डेथ, नियोनेटल डेथ को भी रिड्यूस करना। साथ के साथ क्या करना था? प्रमोट इंस्टीट्यूशनल
प्रमोट द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करना। ये इस योजना के, जननी सुरक्षा योजना के, ये क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काम किया। और 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना लॉन्च की ताकि प्रेग्नेंट लेडीज़ के हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव किया जा सके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जा सके, मैटरनल मोर्टिलिटी को डिक्रीज किया जा सके, ठीक है, और नियोनेटल जो डेथ है उसको भी कम किया जा सके। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो पिछली क्वेश्चन लास्ट क्लास जो MCQ थी उसमें भी आया था हमारे, कि जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है वो 1 लाख के ऊपर क्या की जाती है, कैलकुलेट की जाती है। याद रखना, बहुत बार ये MCQ पूछा गया है, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनल, इसके अंदर कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी थे। फाइनेंशियल बेनिफिट्स इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो जननी सुरक्षा योजना थी, इस योजना के अंदर जो प्रेग्नेंट लेडीज थी उनको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी दिए गए। और इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स को देखते हुए लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को क्या कर दिया, प्रमोट किया कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करवाएंगे तो इतने पैसे मिलेंगे। तो इस जैसे ही इस मैसेज को सर्कुलेट किया गया ऑल अराउंड द कम्युनिटी, जैसे ही ये मैसेज स्प्रेड हुआ कम्युनिटी के अंदर, लोगों ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को अप्रोच करना शुरू कर दिया। डिलीवरी के टाइम पे लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाकर के डिलीवरी कंडक्ट करवाना शुरू किया। तो यहाँ पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स में है कि जब कोई लेडीज इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है, कब क्या हो रही है, इंस्टीट्यूशनल, कोई भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, और उस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के अंदर क्या होगा, अगर वो डिलीवरी रूरल एरिया के अंदर हुई है, रूरल एरिया, ठीक है, रूरल एरिया के अंदर अगर वो डिलीवरी हुई है तो स्टूडेंट्स वहाँ पर आपको मिलेंगे 1400 रुपये, 1400 रुपये का फाइनेंशियल बेनिफिट्स है जो वो प्रेग्नेंट मदर या जो प्रेग्नेंट लेडीज है उसको उस समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए 1400 रुपये का बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और यही डिलीवरी अगर अर्बन एरिया के अंदर है, अर्बन एरिया, और यही डिलीवरी अगर अर्बन एरिया के अंदर है तो उस सिचुएशन के अंदर कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपये दिए जाएंगे, 1000 रुपये दिए जाएंगे। तो ये है जननी सुरक्षा योजना जो कि 12 अप्रैल 2005 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये लॉन्च की गई ताकि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है उसको रिड्यूस किया जा सके, नियोनेटल मोर्टिलिटी को रिड्यूस किया जा सके, साथ के साथ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है उसको प्रमोट किया जा सके। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, प्रेग्नेंट लेडीज़ को फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देने स्टार्ट किए, जिनके अंदर अगर रूरल एरिया के अंदर अगर डिलीवरी कंडक्ट हो रही है तो वहाँ पे 1400 रुपये मिलेंगे, और अगर अर्बन एरिया के अंदर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाई है तो उसे मिलेंगे 1000 रुपये वहाँ पे मिलते हैं। तो ये है हमारी जननी सुरक्षा योजना। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल से आपको बता दिया गया है कि जननी सुरक्षा योजना है वो कब आई, कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका किया, लॉन्च किया। लेकिन आप लोगों के लिए एक सवाल है कि NRHM प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NRHM प्रोग्राम कब लॉन्च किया, प्लीज़ मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क द वर्क डन थ्रू एंड विथ पीपुल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, उसके अंदर लोगों से काम करवाना और लोगों के साथ मिलकर काम करना, ये जो कला है, लोगों से काम करवाने की आर्ट और जो लोगों के साथ मिलकर काम करने की जो आर्ट है उसे क्या कहेंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला अपना ऑप्शन है डेवलपिंग स्किल्स, ठीक है, काम कर रहे हैं तो हम कोई स्किल ट्रेनिंग नहीं दे रहे, तो ये तो नहीं होगा जी। स्किल्स डेवलप का मतलब है पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग होगी, पर्टिकुलर स्किल डेवलपिंग प्रोग्राम्स, पर्टिकुलर स्किल डेवलप हो सकता है। कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन का मतलब तो होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। यहाँ पे आइडियाज नहीं, यहाँ पे काम करवाया जा रहा है, यहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज
नहीं हो रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें कोई आइडिया एक्सचेंज करने की बात नहीं कही है। तो ये है, कम्युनिकेशन भी नहीं होगा, डेवलपिंग स्किल्स भी नहीं होगा, क्योंकि स्किल्स डेवलप करोगे तो आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हो। नेक्स्ट वन है लीडरशिप। लीडरशिप में क्या होता है, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, ना कि उनके साथ मिलकर के काम करता है। ठीक है, लीडरशिप का मतलब था कि लीडर क्या करता है, दूसरे लोगों को किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स, इन्फ्लुएंस अदर पीपल्स, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है अपने काम से, अपने व्यवहार से, अपनी लीडरशिप टेक्निक्स के थ्रू वो दूसरे लोगों को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन फोर्थ वन ऑप्शन जो कि इसका राइट आंसर है वो है मैनेजमेंट। ठीक है, दूसरे लोगों से काम करवाना, उनके साथ मिलकर के काम करना, मतलब अपनी टीम के लोगों से, अपनी टीम के मेंबर से काम करवाना, साथ के साथ उनके साथ मिलकर के काम करना एक मैनेजमेंट का काम है, मैनेजमेंट की स्किल है। जो आर्ट है, जो ये क्या है, एक मैनेजमेंट स्किल है कि आप दूसरे लोगों से काम भी करवा रहे हो, साथ के साथ में आप उन लोगों के साथ मिलकर के काम भी कर रहे हो, वो क्या है, एक मैनेजमेंट की स्किल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि इन जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उनमें लर्निंग है वो क्या होती है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि लर्निंग का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें ढूंढना है। तो फर्स्ट वन है कंडीशनिंग। ठीक है, फर्स्ट वन है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग की अगर स्टूडेंट्स आप बात करोगे, कंडीशनिंग की अगर आप बात करो तो लर्निंग कभी भी कंडीशनिंग नहीं हो सकती। आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करके उसको नहीं सिखा सकते कुछ भी। ठीक है, फंक्शनल, ठीक है, मे भी फंक्शनल हो सकती है। मे भी फंक्शनल ऐसा है कि भाई कोई काम सीखना है आपको, आप कोई स्किल सीखना चाहते हो, तो मे भी फंक्शनल हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन है इमोशनल। लर्निंग कभी भी इमोशनल नहीं होगी। ठीक है, लर्निंग कभी भी स्टूडेंट्स इमोशनल नहीं होती है। लर्निंग का फोर्थ ऑप्शन अपना जो बच रहा है वही इसका राइट आंसर है, वो क्या है, पर्पजफुल। लर्निंग हमेशा पर्पजफुल होगी, कि जब भी कोई इंसान सीखने की कोशिश करेगा ना, तो डेफिनेट है कि उसका कोई ना कोई वहाँ पर पर्पज होता है। जैसे कि आप मान लीजिए जब बचपन में थे, तो बचपन में हम क्या करें, चलना शुरू कर रहे थे, चलना सीखना था हमें। हमने दूसरे लोगों को देखा कि ये सारे लोग तो पैरों पे चल रहे हैं, हम घुटनों के ऊपर जा रहे हैं, या अपन लेटे हुए हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, पर्पजफुल लर्निंग, पर्पज हुआ हमारे दिमाग में, हमारी जो थॉट्स प्रोसेस है उनके अंदर हुआ कि हमें भी चलने की ज़रूरत है, हमें भी चलना सीखना चाहिए, तो हमने भी चलना सीखा। नेक्स्ट हम स्कूल में गए। ठीक है, तो स्कूल में गए तो वहाँ पे हमने देखा कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम अच्छे आदमी नहीं बन पाएंगे, अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे क्वालिफिकेशन अचीव नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, अच्छा काम नहीं मिलेगा, हमें छोटे काम करने पड़ेंगे, या फिर हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जो हमारी फिजिक वगैरह हमें अलाउ ना करे। ठीक है, तो हमने क्या किया, लर्निंग पर्पजफुल हो गई, वहाँ बैठ करके हमने पढ़ाई की कि यार नहीं, अच्छे नंबर लाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, तभी जा करके अच्छे मार्क्स आएंगे, मार्क्स आएंगे तो अब अच्छे से आगे पढ़ पाओगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कॉलेज में आए तो हमने हमने नर्सिंग प्रोफेशन है वो चूज़ किया। तो लर्निंग थी, ये हमारी एक लर्निंग थी कि हमने, अब हमें पेशेंट्स की केयर के बारे में सीखना है, कौन से डिजॉर्ड में, कौन से डिसऑर्डर में, कौन से डिजीज़ के अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे जो भी पर्टिकुलर इंटरवेंशन जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें एडवाइस करते हैं वो हमें कैसे परफॉर्म करनी है। तो वो एक क्या था, एक पर्पजफुल था, हमारा पर्पज था, क्योंकि आगे जाकर के हमें ये काम करना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, जैसे आज आप एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हो, एमसीक्यू सीरीज है, आपका पर्पज क्या है, आपका पर्पज है आपको नोट सेट को क्रैक करना है, आपको नोट सेट को क्रैक करके जो नर्सिंग ऑफिसर है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर है वो बनना है। तो ये क्या है, आपका पर्पजफुल है, इसीलिए आप बैठ करके आज क्लास ले रहे हो। तो वो क्या है, लर्निंग क्या है, एक पर्पजफुल होगी। इमोशनल ऐसा नहीं कि आप रो रहे हो और बैठ के आपने एमसीक्यू सुनी शुरू कर ली, या फिर बैठ के आपने कोई प्रोसीजर देख लिया या प्रोसीजर करने लिया, इमोशनल कभी नहीं होंगे। ठीक है, फंक्शनल ऐसा नहीं है कि आज कर लिया, कल नहीं किया, 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कंडीशनिंग, कोई कंडीशनिंग नहीं है, जिसको पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। ठीक है, तो ये सारे सीन होते हैं यहाँ पर। लर्निंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लर्निंग का जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, पर्पजफुल। लर्निंग हमेशा पर्पजफुल होगी स्टूडेंट्स, लर्निंग हमेशा पर्पजफुल ही होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रीमेच्योर इन्फेंट कोज, कि जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हैं, जो प्रीमेच्योर इन्फेंट्स हैं मतलब जिनका जन्म 36-38 वीक से पहले हो गया है, उन्हें बोला जाता है, 38 वीक से पहले जिनका जन्म हो जाता है उनको बोला जाता है प्रीमेच्योर या प्री टर्म इन्फेंट। ठीक है, तो जो प्री टर्म इन्फेंट्स हैं, जो प्री टर्म इन्फेंट्स हैं, बर्थ
बिफोर 38 वीक। 38 वीक से पहले अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमेच्योर या प्री टर्म इन्फेंट कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी बच्चे को, प्री टर्म या प्री मेच्योर बच्चे को हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जब हम बच्चे को हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके अंदर कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये हमें देखना है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देने की, प्रीमेच्योर में हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन है वो कभी नहीं दी जाती है। क्यों? क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, फर्स्ट वन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, आप इसको देख के समझ सकते हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हायर कंसंट्रेशन दे करके उस ऑक्सीजन, जैसे ही पेशेंट से जो भी हमारा प्रीमेच्योर बेबी है वो क्या करेगा, इन जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन के लेवल को या ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कर देंगे, कम करेंगे। ठीक है, एपनिया की कंडीशन के अंदर भी हम क्या करेंगे, लो कंसंट्रेशन देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चीज़ें मैंने आपको जब जब मैं आपको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जब पढ़ाया था तो उस सिचुएशन के अंदर आपने देखा था कि सीओपीडी हो चाहे कोई भी हो, हमारी बॉडी के अंदर जो CO2 होता है, CO2 होता है, यही क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर को, रेस्पिरेटरी सेंटर, जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। CO2 क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ठीक है, अगर आप हायर कंसंट्रेशन दोगे, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देने की कोशिश भी करोगे, तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पर स्टिमुलेशन नहीं होगा, हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए। लेकिन एपनिया और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर एक बार तो आपको हायर कंसंट्रेशन है वो देनी ही पड़ती है। एक बार तो आपको हायर, जब तक पेशेंट ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मेंटेन नहीं करता, तब तक आप क्या करते हो, ऑक्सीजन है वो हायर कंसंट्रेशन के साथ देते हो, क्योंकि ये डिजीज ही ऐसी है। एपनिया, अब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, एपनिया का मतलब absence of breathing, absence of breathing, ब्रीथिंग का absent है। ठीक है जी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम मतलब पेशेंट है वो अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके नहीं होंगे, क्योंकि इनमें तो हमें हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की क्या होगी, ज़रूरत पड़ती। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे CO2 स्टिमुलेट करता है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होगा उसके बाद हम उसको क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं देते। लेकिन अगर बाई मिस्टेक अगर आप प्रीमेच्योर इन्फेंट को दे रहे हो, ठीक है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑक्सीजन है वो बहुत लंबे टाइम तक देनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर बच्चे को, ठीक है, इसके भी चांसेस बहुत कम है, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इतना जल्दी नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक प्रीमेच्योर इन्फेंट को अगर आप हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन देते हो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर करते हो, ठीक है, तो क्या होने के चांसेस हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया। ठीक है, इन बाकी ऑप्शंस के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो एडमिनिस्टर करते हैं, हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन हम कहीं भी एडमिशन नहीं करते। ठीक है, कि हमें क्या करना है, अब रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया ये क्या होता है, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेशिया क्या होता है, जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं, प्रीमेच्योर बेबीज, ठीक है, तो उनके लेंस के पीछे, उनकी आंखों के अंदर जो लेंस होता है उसके पीछे क्या हो जाता है, ठीक है, प्रोलिफरेशन, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन, abnormal proliferation of fibrous tissue, जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनका abnormal proliferation होता है, कहाँ होता है, बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस। जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं उनकी आंखों के अंदर अगर आप मतलब उनको, प्रीमेच्योर बच्चों को अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, तो उस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होने के चांसेस है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है उनकी आंखों के अंदर, जो लेंस होता है, आई का जो लेंस होता है, लेंस के पीछे क्या होता है, लेंस के पीछे जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है, और वहाँ पर अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ फाइब्रोसिस है वो डेवलप हो जाता है, फाइब्रोसिस होने की वजह से, फाइब्रोसिस होने की वजह से बच्चे के अंदर परमानेंट ब्लाइंडनेस को, ठीक है, और ये क्या करेगा, परमानेंट ब्लाइंडनेस,
परमानेंट ब्लाइंडनेस कोज हो जाती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस है वो कोज हो जाती है। तो क्या करना है, देखिए अगर हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे, ठीक है, तो अगर आप हायर कंसंट्रेशन दे रहे हो तो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी तो होने के चांसेस ही नहीं है। इन दोनों कंडीशन के अंदर हमें हायर कंसंट्रेशन देंगे तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है अगर प्रीमेच्योर बेबी को हम हायर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देंगे तो उसको रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है। रेट्रोलेंटल मतलब, रेट्रो मतलब पीछे की तरफ, ठीक है, रेट्रो में मतलब पीछे की तरफ। तो रेट्रो में क्या हुआ, जो बच्चे की आंखें हैं उसके अंदर जो लेंस है, लेंस के पीछे जो फाइब्रस टिश्यू है उसका के अंदर, उस फाइब्रस टिश्यू के अंदर क्या होगा, अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होगा, और अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होने की वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाएगा, और फाइब्रोसिस होने की वजह से बच्चे को दिखाई देना बंद हो जाता है, परमानेंट ब्लाइंडनेस वो कोज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपका नर्सिंग रिसर्च से। नर्सिंग रिसर्च, स्टूडेंट्स नर्सिंग रिसर्च भी कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसको भी साथ में लेकर के चलना होगा, क्योंकि एक एक नंबर से ही हमारी नैया पार होती है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन इज नॉन एज, कि एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाहर बैठ के किसी सीन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, उस सीन के अंदर एक कंट्रोल्ड कंडीशन लगा रखी है, एक कंट्रोल्ड कंडीशन लगा रखी, कोई कंडीशन यानी कि कोई शर्त लगा रखी है, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन सर्वे। स्टूडेंट्स सर्वे का मतलब होता है ज्यों का त्यों ऑब्जर्व करना। जैसे आप बैठ जाओ बाहर, ठीक है, एक गांव के बाहर बैठ जाओ और गांव के अंदर आप क्या करो, ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन के अंदर आप क्या करोगे, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा का वैसा आप नोट करते हो। ठीक है, सर्वे के अंदर आप अपनी तरफ से कोई भी चेंजेज है वो नहीं करते हो। ठीक है, नॉर्मली बस लोगों से पूछते हैं कि वो कैसे रहते हैं, या उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, सुबह उठे तो क्या किया, शाम को क्या कर रहे हैं, दोपहर में क्या कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एक जो भी रिसर्चर होता है वो ऑब्जर्व करता है, उनको अपने डाटाज के अंदर रिकॉर्ड करता है। तो सर्वे के अंदर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, सर्वे में मतलब बाहर से एक रिसर्चर अपनी तरफ से कोई भी कंट्रोल अप्लाई नहीं करता है। नेक्स्ट वन है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन का मतलब है कि आप किसी भी कहीं भी कुछ भी आप पिकअप कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी मतलब रेंडमाइजेशन मतलब आपने आपने जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 5 लोगों की जरूरत है इस रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। आप गांव में गए, आप कहीं भी आप कम्युनिटी के अंदर गए, वहां से आपने जो भी 5 लोग मिले आपकी मर्जी से आपने उनको कलेक्ट कर लिया, तो वो 5 लोग क्या होंगे, रेंडमाइजेशन हो गया। रेंडमाइजेशन का मतलब है हर एक इंडिविजुअल को इक्वल, हर एक इंडिविजुअल को क्या है, इक्वल राइट होता है पार्टिसिपेट करने का। ठीक है, इक्वल इक्वल राइट, राइट और अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च। रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करने का इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, वो होता है आपका रेंडमाइजेशन। ठीक है, आपने कोई शर्त नहीं रखी, आप गए, आपने लोगों को रेंडम तरीके से आपने उठाया, तो वो क्या कहलाता है, आपका रेंडमाइजेशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। इसमें आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से कंट्रोल करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कंट्रोल करने की, या फिर आपने क्या किया, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। ये जो रिसर्च होगी कंडक्टेड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस। जो भी रिसर्चर ने कंट्रोल्ड कंडीशन लगाई हैं, अगर रिसर्चर उन कंट्रोल्ड कंडीशन के साथ उन कंट्रोल्ड कंडीशंस को अप्लाई करके कोई भी रिसर्च है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो रिसर्च क्या कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, नर्सिंग रिसर्च बहुत ही टिपिकल सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाते हो तो बहुत इजी सब्जेक्ट, इससे अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है, सब कुछ आपको सामने अब ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अच्छे बढ़िया एग्जाम्पल्स होते हैं इसके अंदर जिसके थ्रू ये बहुत ही ईजिली समझ में आ जाता है, लेकिन आप इसको अगर नेग्लेक्ट करो के चलोगे तो डेफिनेटली ये बहुत हार्ड साबित होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन पूरी तरह से रिसर्चर के कंट्रोल में होती है। नेक्स्ट वन है कंट्रोल।
ठीक है। कंट्रोल में क्या होता है कि कंट्रोल रिसर्चर है वो क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, तो ये क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तीन अपने गलत हो गए। रेंडमाइजेशन, ठीक है, रेंडमाइजेशन, सर्वे और कंट्रोल, ये तीन गलत हैं, और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वन, आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है मेडिको नर्सिंग क्लास से चैनल के ऊपर जो MCQ सीरीज है वो आपकी तैयारी के अंदर आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ इस चैनल को आगे से आगे बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी अच्छी तैयारी हो सके, उनको भी इस चैनल के बेनिफिट मिल सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, द RH फैक्टर इन ब्लड वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। कि RH फैक्टर है, ठीक है, RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, जो RH फैक्टर है वो कौन से ईयर के अंदर डिस्कवर्ड किया गया। ठीक है, RH फैक्टर है वो कौन से ईयर के अंदर डिस्कवर्ड किया गया। तो RH फैक्टर है वो डिस्कवर्ड किया गया था स्टूडेंट्स 1940 के अंदर, 1940 के अंदर RH फैक्टर को डिस्कवर्ड किया गया था। RH फैक्टर को 1940 के अंदर डिस्कवर किया गया था, और डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, बाय कार्ल लैंडस्टीनर, एंड दूसरा कौन था, एस विनर। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के RH फैक्टर की खोज की। ठीक है, सीधा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार याद नहीं रहता, नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये सोचते हैं ये क्वेश्चन नोट सेट में थोड़ी आ सकता है, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, जबकि नोट सेट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और वहाँ फिर हम देखते हैं काश हम पढ़ लिए होते। ठीक है, तो RH फैक्टर की जो खोज है वो कौन से ईयर में की गई, 1940 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी पॉपुलर एंड हैज रिच इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया के अंदर मतलब कम्युनिकेशन का कौन सा जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कम्युनिकेशन का जो मेथड है, ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन का ऐसा कौन सा मेथड है, कम्युनिकेशन का ऐसा कौन सा मेथड है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, साथ के साथ वो क्या कर रहा है, रिमोट एरियाज के अंदर भी पहुंचने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, पॉपुलर कम्युनिकेशन का मेथड, साथ के साथ रिच इन, ये कंडीशन लगाई है कि रिच इन रिमोट एरियाज की, जो दूर दराज के जो एरियाज हैं, दूर दराज के जो एरियाज हैं, उन एरियाज के अंदर भी इस कम्युनिकेशन के मेथड के थ्रू हम पहुंच सकते हैं। तो वो कौन सा कम्युनिकेशन का मेथड है, ऑप्शन फर्स्ट विजुअल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सेकंड फॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन थर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, और ऑप्शन फोर टेली कम्युनिकेशन। स्टूडेंट बताइएगा, ठीक है, बताइए आप इसका आंसर, ताकि जल्दी से जल्दी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हम सबसे पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, वन बाय वन सारे ऑप्शन हैं उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कौन सा है क्यों नहीं है। विजुअल कम्युनिकेशन बाय व्यूइंग, वॉचिंग, ठीक है, वॉचिंग कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब देख के, अगर आप कोई चीज़ को देख करके कम्युनिकेट कर रहे हो, देख के कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, आपकी दीवार है, आपके आसपास में जो भी दीवार है उसके ऊपर कैलेंडर लगा होगा, उसमें आप देख करके ये पता लगा लेते हो कि आज कौन सी तारीख है, तो कैलेंडर ने क्या बता दिया आपको, आज की तारीख बता दी। ठीक है, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो वहाँ में बार बोर्ड पे लिखा हुआ मिल जाता है, क्या मिल जाता है, ये ICU है, ये पीडियाट्रिक वार्ड है, ये गायनिक वार्ड है, तो हम क्या समझते हैं कि हाँ कम्युनिकेट हो गया ना, जैसे ही उस पोस्टर को हमने देखा तो क्या हुआ, कम्युनिकेट हो गया, विजुअल कम्युनिकेशन। कोई चीज़ आपको दिखा दी जाए, जैसे मैं कहूँ कि ये क्या है, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन है कि ये एक पेंसिल है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि एक पेंसिल है, एक विजुअल कम्युनिकेशन हो गया हमारे बीच में। तो विजुअल कम्युनिकेशन है वो रिमोट एरिया में नहीं हो पाता है। ठीक है, रिमोट रिमोट विजुअल कम्युनिकेशन के लिए दो लोग बहुत ही नज़दीक होने जरूरी होते हैं, आसपास होने जरूरी होते हैं। ठीक है, जो भी हमारी जहाँ तक हमारी आंखें देख सकती हैं वहाँ तक होना जरूरी होता है, तभी आपका कम्युनिकेशन है वो एस्टेब्लिश हो जाता है, हो पाता है। नेक्स्ट वन है फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन है वो ऑफिसेज में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ऑफिस में, कॉलेज, ठीक है,
हॉस्पिटल्स, यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है कंपनीज वगैरह है, हॉस्पिटल वगैरह है, अपने ऑफिसेज हैं, कॉलेजेस है, इनमें फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। लोग टॉक अपने एक दूसरे के साथ फॉर्मली बिहेव करते हैं, फॉर्मली बातें करते हैं। जो भी फॉर्मल बातें होती हैं मतलब प्रोफेशन से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, वो होता है। तो उसके लिए भी आसपास होना बहुत ही ज़रूरी होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मैं आपको बोल करके कहाँ तक बता सकता हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक ही मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊंगा। तो ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन बच रहा है, वो आ रहा है हमारा टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि आप यहाँ बैठे दूसरे देश में भी क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि मैं आज दिल्ली एनसीआर के अंदर बैठा हूँ और आप यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब क्या करें, टेली कम्युनिकेशन का काम कर, आप यूट्यूब के थ्रू मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के थ्रू आप क्या कर पा रहे हो, जो भी नोट सेट की सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज है, हमारी जो लेक्चर क्लासेज हैं, वो क्लासेज आप घर बैठे देख पा रहे हो। अब आप चाहे इस दुनिया में कहीं भी होंगे, चाहे आप विदेश में होंगे, चाहे आप अमेरिका में होंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश में होंगे, बिहार में होंगे, चाहे आप कर्नाटक में होंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर में होंगे, कहीं भी होंगे, आप यूट्यूब के थ्रू ये जो क्लासेज हैं वो आप देख पा रहे हो। तो वो क्या हो गया, एक हमारे बीच में एक क्या हो गया, टेली कम्युनिकेशन। आप कमेंट करोगे, मैं उस कमेंट को पढ़ूंगा, मैं आप कमेंट का आंसर करता हूँ, तो वो एक क्या हो गया हमारे बीच में, एक टेली कम्युनिकेशन हो गया। तो टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिमोट एरिया में जा सकते हैं, रिमोट एरिया में पहुंच सकते हैं। रिमोट एरिया का मतलब है दूर दराज के लोगों तक भी हमें पहुंच सकते हैं। तो देखिए मैंने दिल्ली एनसीआर में बैठ करके क्या किया है, क्लास रिकॉर्ड की है, क्लास बनाई है आपकी, आपके लिए, आपके प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए। और ये जो क्लासें हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्प्रेड हो रही है। तो वो क्या है, एक रिमोट एरिया के अंदर हम क्या कर पा रहे हैं, मैं ऐसे जा करके आपके हर एक स्टेट में, हर एक जगह जा करके क्लासें नहीं ले पाता, लेकिन मैं एक जगह बैठ करके इस क्लास टेली कम्युनिकेशन के थ्रू हमने क्या किया, इस क्लास को स्प्रेड किया। तो ये क्या है, एक टेली कम्युनिकेशन है। यानी कि आप यहाँ बैठे हो और आप दूसरे देश में फ़ोन पे भी बात करें, तो वो क्या हो गया, आपका टेली कम्युनिकेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि टेली कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, अब आजकल तो हम घर पे, जैसे घर पे भी बात करनी होती है, किसी से भी बात करें, तुरंत फ़ोन मिला करके हम बात कर लेते हैं। तो वो क्या है, टेली कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। साथ के साथ कहीं भी हो, अगर बंदे के पास फ़ोन है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये एक टेली कम्युनिकेशन का जरिया है। नेक्स्ट वन है द बेसिलस कालमेट ग्यूरिन वैक्सीन, BCG। ठीक है, BCG सिंपल कर देता हूँ, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। इसमें पहला क्वेश्चन, पहला अच्छा सा एमसीक्यू तो हमारा एक का यही आ गया है कि BCG की फुल फॉर्म क्या होती है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। अब दूसरा क्या पूछा गया है वो देखो, वैक्सीन इज ए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। दूसरा क्वेश्चन आया है कि BCG क्या है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। BCG क्या है, एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज, और ये कौन सी डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है, ये हमें बताना है कि ये BCG वैक्सीन है वो कौन सी वैक्सीन के कौन सी डिजीज के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन है टाइफाइड, मीजल्स, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इस क्वेश्चन के अंदर जो और क्वेश्चन छिपे हुए हैं पहले उनको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, BCG की फुल फॉर्म, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन। बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, ये एक क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरा क्वेश्चन, BCG क्या है, BCG इज एन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। BCG क्या है, एक लाइव वैक्सीन है। तो जो भी लाइव वैक्सीन है वो HIV के पेशेंट को नहीं लगानी है। साथ के साथ जिन पेशेंट्स का इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, वीक है, उनको कभी भी आपको लाइव वैक्सीन्स हैं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं लगाने। किसमें, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड में, इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, जो भी आपके इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं उनके अंदर कभी भी आपको क्या नहीं लगाना है, कभी भी आपको क्या नहीं लगानी है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन कभी भी आपको एडमिनिस्टर नहीं करनी है, क्योंकि उनके
लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइव जो भी हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो पैथोजेनेसिटी होती है, जो बैक्टीरिया वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट या जिससे भी हमने उसको प्रिपेयर किया है, उसकी पैथोजेनेसिटी को तो हम क्या कर देते हैं, नष्ट करके रखते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको एडमिनिस्टर करने से पहले। लेकिन वो क्या करता है, अंदर जा कर के एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और अपने खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने के लिए इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर इम्यून कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को अगर आप ये देते हो तो उसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक है, ठीक है, पहले से ही क्या चल रहा है, वीक चल रहा है। तो हो सकता है उस वैक्सीन की वजह से और दूसरे, या उसी वैक्सीन जो भी आपने बैक्टीरिया वायरस जो भी आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसर्ट किया है, ठीक है, उसके वजह से और दूसरे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है वो पेशेंट के अंदर अराइज हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को हमें क्या नहीं करना है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है वो एडमिनिस्टर नहीं करनी है। अब हम देखते हैं कि बीसीजी है वो कौन से डिजीज कंडीशन के अंदर लगाई जाती है। तो टाइफाइड के लिए भी बीसीजी नहीं लगाया जाता है, मीजल्स के लिए लगाया जाता है एमएमआर 9 मंथ पर। एमएमआर कब लगता है, 9 मंथ के ऊपर लगाया जाता है, तो ये भी नहीं लगाया जाता। ट्यूबरक्लोसिस बच गया, और एक मलेरिया। तो मलेरिया की बात करें तो मलेरिया का कोई वैक्सीन नहीं है अभी तक हमारे पास, नो वैक्सीन, ठीक है। और एक ही ऑप्शन बचा है वो है ट्यूबरक्लोसिस, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर। पीसीजी क्या करता है, टीबी के केस में लगाया जाता है, मतलब टीबी से बचाने के लिए, बच्चे को टीबी से बचाने के लिए बीसीजी लगाया जाता है एट बर्थ, एट बर्थ लगाया जाता है, ठीक है। बीसीजी कहाँ लगाया जाता है, एट बर्थ लगाया जाता है, राइट आर्म के, राइट आर्म में इंट्राडर्मल रूट के थ्रू लगाया जाता है। ये इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। की इंट्राओक्यूलर प्रेशर, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा है कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है, ठीक है, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता क्या है। इंट्राओक्यूलर प्रेशर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो प्रेशर इन आई, प्रेशर इन आई, आंखों के अंदर जो प्रेशर होता है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहलाता है। ये प्रेशर बनता किसकी वजह से है, ये प्रेशर बनेगा आपका, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बनेगा किसकी वजह से, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड और विट्रस फ्लूइड होता है जो आंखों की विट्रस कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, विट्रस फ्लूइड है वहाँ से, उसकी वजह से साथ के साथ जो एक्वस ह्यूमर होता है जो कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, उनकी वजह से ये प्रेशर है वो बनता है, ठीक है, उनकी वजह से ये प्रेशर है वो बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है, ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट को काम में लिया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। ऑप्थेल्मोस्कोप से आप डायरेक्टली आंखों का एग्जामिनेशन कर सकते हो, ठीक है, ओनली एग्जामिनेशन, ओनली एग्जामिनेशन ऑफ आई, आप आंखों का एग्जामिनेशन कर सकते हो ऑप्थेल्मोस्कोप, आप ऑप्थेल्मोस्कोप लगा करके आंखों को देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन इसके थ्रू आप प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है इंट्रा कैप्सुलर फोर्सेप। इंट्रा कैप्सुलर फोर्सेप हो तो फोर्सेप हो तो पकड़ने के काम आएगा, वो तो होल्ड करने के काम में आएगा, टू होल्ड कैप्सूल, कैप्सूल को होल्ड करने के काम में आता है, प्रेशर मेजर करने के काम में नहीं आता। थर्ड वन ईयर स्पेकुलम है, ठीक है, ईयर एग्जामिनेशन में आएगा, आंखों का प्रेशर कैसे बताएगा ये तो ईयर एग्जामिनेशन में काम आएगा ना, ईयर एग्जामिनेशन
ईयर एग्जामिनेशन के अंदर ये काम आता है, ना कि ये आपको प्रेशर के बारे में बताता है। ये प्रेशर के बारे में नहीं बताता है। ऑप्शन बच गया हमारे पास एक, टोनोमीटर, जो कि इसका राइट आंसर है। टोनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। टोनोमीटर है वो यूज़ किया जाता है। टोनोमीटर से कैसे प्रेशर है वो मेजर किया जाता है। टोनोमीटर एक हमारे थर्मामीटर जैसा होता है, इसको आँखों के ऊपर, आई बॉल के ऊपर रखा जाता है और ये प्रेशर है वो रीडिंग है उसकी बता देता है, कितना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है वो चल रहा है। उसके बारे में हम डिटेल स्टडी जब हम आई के बारे में डिजीज डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तब हम और ज़्यादा डिटेल से टोनोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही MCQ सीरीज, मेडिकल नर्सिंग क्लासेज के द्वारा जो MCQ सीरीज आप उसके यूट्यूब चैनल पे जो चलाई गई है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।